बेहद स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। उत्तराखंड का यह खास बुलेटिन देखना शुरू कर चुके हैं आप। बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ करेंगे। दरअसल हरिद्वार के गर्व कैप्टन शुभांशु शुक्ला आज अंतर्राष्ट्रीय स्पेस सेंटर से सफल अंतरिक्ष यात्रा के बाद पृथ्वी पर लौट रहे हैं। उनकी सकुशल वापसी के लिए पूरे भारत में विशेष प्रार्थनाएं की जा रही हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष के जरिए उनके लिए विशेष पूजा अर्चना की गई। शुभांशु शुक्ला ने 18 दिन की अंतरिक्ष यात्रा पूरी की है और उनका ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट आज सोमवार दोपहर लगभग 3 बजे कैलिफोर्निया के तट पर लैंड करेगा। देश को उन पर गर्व है और उनकी सुरक्षित वापसी की कामना की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से शिष्टाचार भेंट की है। उन्होंने उत्तराखंड के सामाजिक और आर्थिक विकास को गति देने के उद्देश्य से राज्य के 21 प्रस्तावित जल विद्युत परियोजनाओं में से 5 परियोजनाओं की अनुमति का अनुरोध किया है। ये परियोजनाएं विशेषज्ञ समिति के जरिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत की गई हैं। मुख्यमंत्री ने इन परियोजनाओं को राज्य हित में आवश्यक बताया है। केंद्रीय मंत्री पाटिल ने मुख्यमंत्री को इस विषय पर सकारात्मक और आवश्यक सहयोग का आश्वासन दिया है। अनफिट जिप्सी से जंगल सफारी कराने पर मुख्यमंत्री की सुरक्षा में चूक के मामले में पीसीसीएफ रंजन मिश्रा ने कार्रवाई करते हुए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में स्टोर कीपर रहे 3 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। तीनों कर्मियों को अन्य वन विभागों से संबद्ध किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 6 जुलाई को पार्क के ढेला और झरना जोन में जंगल सफारी की थी। इसके बाद सामने आया कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जिस जिप्सी से मुख्यमंत्री को जंगल सफारी कराई गई थी उसका फिटनेस 5 साल पहले ही खत्म हो चुका था। उजागर होने के मामले ने तूल पकड़ा तो जिप्सी चालक उमर को निलंबित भी कर दिया गया। तो आपको बताते चलें कि 3 कर्मचारियों पर गाज गिरी है। हाल ही के दिनों में 6 तारीख को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जंगल सफारी की थी। जंगल सफारी के दौरान वो लोगों से मुलाकात भी करते नजर आए थे। दरअसल वो चेक कर रहे थे कि आखिर जंगलों में किस तरह से जो वहाँ पर मौजूद जानवर हैं उनका देखरेख हो रही है, कौन कौन से जानवर मौजूद हैं नहीं हैं, किस तरह की वहाँ पर सुविधाएं की जा सकती हैं। उस बाबत जिस जिप्सी में उनको जंगल सफारी कराई जा रही थी उसका फिटनेस नहीं था और उस पर अब कार्रवाई की गई। उत्तराखंड के स्कूलों में हुई अनूठी पहल। दरअसल स्कूलों में शुरू हुई श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर यह बड़ी पहल की गई है। जानकारी आपके साथ साझा करते चले। दरअसल प्रार्थना सभा में हर दिन अहम जानकारी है, बड़ी खबर है। उत्तराखंड के स्कूलों में एक अनोखी पहल की गई है। आपको ये बताते चले, स्कूलों में अब श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक दरअसल पढ़ाया जाएगा। प्रार्थना सभा में हर दिन श्रीमद् भागवत गीता का श्लोक अब गूंजेगा। शिक्षा विभाग ने ये आदेश दरअसल जारी किया है। छात्रों को श्लोक पढ़ेंगे और उसके बाद बाकायदा उसका अर्थ समझाया जाएगा। अभय कैंतुरा हमारे साथ इस खबर पर और ज्यादा जानकारी हमें देंगे। हमारे संवाददाता इस खबर पर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभय, जरा इस खबर को और डिटेल में समझाइए। जाहिर तौर पर प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से ये जो पहल की गई है
अनोखी पहल है, बेहतर पहल है और शिक्षा के लिहाज से, बच्चों के लिहाज से एक बढ़िया पहल कही जाएगी। बिल्कुल, इसे इस रूप में समझ सकते हैं कि उत्तराखंड में इस समय जब ये कह सकते हैं कि चारधाम यात्रा चल रही है, उसके बाद कांवड़ यात्रा, जो बड़ी फेमस कांवड़ यात्रा यहाँ पर होती है, वो यहाँ पर गतिमान है। इसी बीच में सरकार का आदेश ये कहा जा सकता है कि जो सनातन धर्म या संस्कृति, जो उत्तराखंड की जो संस्कृति रही है, देवभूमि की जो संस्कृति रही है, उसको आगे बढ़ाने वाला कहा जा सकता है। स्कूलों में ये कह सकते हैं कि जो गीता के जो श्लोक है, उन श्लोकों को पढ़ाने के लिए यहाँ पर गया, खासतौर पर जो सुबह जो प्रार्थना जो होती है स्कूलों में, कह सकते हैं चाहे आपके निजी स्कूल हो या फिर सरकारी स्कूल हो, जगह प्रार्थनाएं यहाँ पर होती है, उन जगहों पर गीता के श्लोक पढ़ाने के लिए यहाँ पर कह दिया गया है। पहले गीता के श्लोक पढ़ाए जाएंगे, उसके बाद उन गीता के श्लोकों का जो सार होता है, जो उसका निष्कर्ष होता है, उसको समझाने का काम यहाँ पर किया जाएगा। और इसके लिए बाकायदा ये कह सकते हैं कि विभाग को पूर्व में ही निर्देशित किया गया था और अब ये कह सकते हैं कि विभाग की तरफ से इसको लेकर एक आदेश भी यहाँ पर जारी कर दिया गया है। और विभाग के इस आदेश बाद से कह सकते हैं उत्तराखंड के जो स्कूल होंगे, उनमें गीता के श्लोक पढ़ाते हुए सुबह आपको सभी बच्चे पढ़ते हुए नजर आएंगे। और उसका सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि जो उत्तराखंड की जो संस्कृति है, जो यहाँ का जो देवतुल्य जो महत्व, उसको बताने का काम यहाँ पर किया जाएगा। नहीं, जाहिर है अभी और एक और चीज है कि निश्चित तौर पर जब श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक सुबह सवेरे पढ़े जाएंगे, बाकायदा भावार्थ के साथ, उनके अर्थ के साथ पढ़ाया जाएगा, तो बच्चों को जाहिर तौर पर ज्ञान की धारा और बढ़ेगी। और कहा भी जाता है कि गीता के जो श्लोक हैं वो वैसे श्लोक हैं जो आपकी जीवनचर्या जो है, जीवन आप जो व्यतीत करते हैं, उसमें आपको एक शिक्षा ही देगा, एक अलग शिक्षा प्रदान करता है जब उसका अर्थ आपको समझ में आएगा। तो निश्चित तौर पर जब बच्चों से ही उनके दिमाग में उस तरह की चीजें डाली जाएंगी कि आपको सही राह पर चलना है, गलत कार्य नहीं करने, और श्लोक वो दर्शाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपका जो भाव होता है, जो सेवा का जो भाव होता है, उसे किस रूप में आगे बढ़ाया जा सकता है। गीता के श्लोक के जो सार होते हैं, वो आपके जीवन के उस गूढ़ रहस्यों को बताने वाले कहे जा सकता है, जिसके लिए इंसान ये समझ सकता है कि उसका जो जीवन है वो किस लिए समर्पित होना चाहिए, किस प्रकार से उसे अपने समाज में काम करना चाहिए, किस प्रकार से उसे अपनी दिनचर्याओं की चीजों को अपनाना चाहिए, उन सब चीजों को बताने वाला कहा जा सकता है। इसके अलावा जो अभी तक का जो ये समझा जा सकता है कि इन गीता के श्लोकों को पढ़ाने का जो महत्व वो इस रूप में भी कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में जब बाहर जो ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, उत्तराखंड में आने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा यहाँ पर बढ़ रही है। इसलिए अब ये कह सकते हैं कि जब गीता के श्लोक पढ़े जाएंगे तो लोग उन सब चीजों का, यानी सत्यदेव का संस्कार किस रूप में किया जा सकता है, कैसा स्थिति का संस्कार यहाँ पर हो सकता है, उन सब चीजों को भी समझाने वाला होगा। और ये गीता के श्लोक उन बच्चों के लिए भी जरूरी है कि वो अपना उद्देश्य किस रूप में आगे बढ़ा सकता है, किस तरीके से अपने जीवन को सही रूप में आगे कर सकते हैं, उसको कैसे सही रूप में आगे बढ़ा सकते हैं, उन सब चीजों को समझाने वाला कहा जा सकता है। तो कह सकते हैं कि एक के बाद एक पहले सरकार की तरफ से स्कूलों के लिए निर्देश यहाँ पर निकाले गए थे कि स्कूलों में किस प्रकार से पठन पाठन का काम यहाँ पर होना चाहिए, पठन पाठन में उत्तराखंड की जो संस्कृति रही है उसको कैसे आगे बढ़ाने का काम किया जा सकता है, कैसे उसको पढ़ाया जा सकता है, उन सब चीजों को लेकर बातचीत हुई थी। और अब ये कह सकते हैं कि गीता के श्लोकों को पढ़ाने के पीछे का मतलब भी यही है कि उत्तराखंड की जो संस्कृति है, जो यहाँ का पौराणिक महत्व है, जो देवता है, वो भी बचा रह सके, संरक्षित हो सके, और जो छात्र हैं वो छात्र अपने जीवन के उद्देश्यों को समझ सके कि किस प्रकार से वो इस गीता के उद्देश्यों से काम कर सकते हैं। अबे जाहिर है, लेकिन क्या ये जानकारी है कि ये कब से लागू किया जाएगा, और क्या जो उत्तराखंड के भीतर जितने भी स्कूल हैं वो पब्लिक हैं या गवर्नमेंट है या सेमी गवर्नमेंट है या जो भी स्कूल है, सभी स्कूलों में ये लागू होगा या स्पेसिफिक कुछ स्कूलों के लिए ये किया गया है, और कब से लागू होगा, इस बारे में क्या जानकारी? देखिए, अभी तो ये कह सकते हैं कि जो उत्तराखंड में माध्यमिक शिक्षा निदेशक है, उनकी तरफ से ये आदेश जारी हुआ है। तो ये समझा जा सकता है कि अगर निदेशक जारी कर रहा है तो अभी फिलहाल प्रदेश के जो सभी सरकारी स्कूल जो होंगे उनमें गीता के श्लोक पढ़ाने का काम यहाँ पर किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने भी साफ तौर पर इस चीजों को लेकर कहा है कि जो श्रीमद् भागवत गीता है वो राज्य के पाठ्यक्रमों की रूपरेखा में भी सम्मिलित होना चाहिए। तो ये समझा जा सकता है कि अभी तो सिर्फ
प्रार्थनाओं में आपको गीता के श्लोक सुनने को मिलेंगे, लेकिन आने वाले समय में यानी जो अगला जो सेशन होगा उस सेशन में यही गीता के श्लोक आपके जो पाठ्यक्रम होगा उस पाठ्यक्रम में भी संबोधित नजर आएंगे। यानी छात्र अभी जो बोल रहे हैं वो उसको पढ़ते हुए भी और उसको समझते हुए नजर आएंगे। तो ये सब चीजें विधिवत रूप से आगे बढ़ती नजर आएंगी। अभी फिलहाल ये कह सकते हैं कि आदेश निकला और सरकारी स्कूलों में और इसे इस रूप में इसी महीने से अच्छा, एक और चीज समझाइए, क्या इस पूरे मामले को लेकर जो सत्ता पक्ष है जाहिर तौर पर उसकी तरफ से तो इनिशिएट लिया गया है पूरे तरीके से, लेकिन जो विपक्ष की भूमिका निभा रहा है क्या वो भी इसका स्वागत कर रहा है? क्योंकि हमने अक्सर देखा है जब भी इस तरह के फैसले लिए जाते हैं, वो मदरसों को लेकर हो या फिर अलग अलग पाठ्यक्रम को लेकर हो, तो सियासी ये पूरा मुद्दा बन जाता है। अभी क्या इसका स्वागत किया गया है विपक्ष की ओर से भी? कोई रिएक्शन अभी तक? देखिए, विपक्ष की तरफ से इस पहल को सराहनीय पहल तो बताया जा रहा है, लेकिन साथ ही कई सवाल भी विपक्ष की तरफ से खड़े किए जा रहे हैं। सत्ता पक्ष तो तारीफ कर रही है, अपनी सरकार की तारीफ करते हुए इन निर्णयों का स्वागत करते हुए नजर आ रही है, लेकिन जो विपक्ष कह रहा है, विपक्ष का कहना ही नहीं कि सिर्फ स्कूलों में पढ़ाने तक ही इसे सीमित नहीं रख जाना चाहिए। छात्रों में कैसे इसका इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, यानी उसको छात्र कैसे उसे सही तरीके से इम्प्लीमेंट यहाँ पर कर सकते हैं, अपने जीवन में कैसे यहाँ पर जुड़ सकते हैं, उन सब चीजों पर भी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता होगी। और सिर्फ एक ही सरकारी स्कूल नहीं बल्कि प्रदेश के सभी स्कूल, चाहे वो निजी स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो, सभी में एक रूपता लाने के लिए जरूरी है और उसके सरकार को नियम यहाँ पर बनाने पड़ेंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अभय कैंतुरा, आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर उत्तराखंड के स्कूलों में अब श्रीमद् भगवत गीता पढ़ाई जाएगी। जाहिर तौर पर इस पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने इसे राज्य की सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने की दिशा में एक कदम बताया है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड देवभूमि है और यहाँ की संस्कृति का ज्ञान बच्चों को बचपन से ही मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री का यह संकल्प शुरू से रहा है कि भावी पीढ़ी उत्तराखंड की परंपरा, आस्था और इतिहास को समझे। उन्होंने कहा है कि इससे बच्चों में नैतिकता, मूल्य और आत्मबोध विकसित होगा जो भविष्य निर्माण में सहायक होगा। हरिद्वार के कनखल क्षेत्र की रविदास बस्ती में देर रात तेज रफ्तार थार कार से हंगामा मचाने वाले एक युवक की स्थानीय लोगों ने जमकर पिटाई कर दी है। युवक मोहल्ले में तेज गति से गाड़ी चलाकर उत्पात कर रहा था, जिससे लोगों में भय और आक्रोश फैल गया। गुस्साए निवासियों ने कार रोककर युवक को पकड़ लिया और उसकी धुनाई कर दी। घटना की सूचना पुलिस को दी गई, लेकिन पुलिस मौके से देर से पहुंची। पुलिस ने के पहुंचने तक घटनास्थल पर मौजूद सभी लोग वहां से जा चुके थे। फिलहाल मामले की जांच जारी है। आयुष्मान योजना के तहत अस्पतालों में आ रही तकनीकी खामियों का समाधान अब शीघ्र संभव होगा। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के चेयरमैन अरविंद सिंह हांकी ने यह बताया है कि उत्तराखंड अपना स्वयं का ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम विकसित कर रहा है। वर्तमान में उपयोग हो रहे नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के सिस्टम में बार बार तकनीकी अड़चनें आ रही हैं, जिससे अस्पतालों को भुगतान में परेशानी हो रही है। नया टीएमएस राज्य की आवश्यकताओं के अनुरूप होगा, जिसमें रिव्यू प्रक्रिया सरल, ऑनलाइन ट्रैकिंग पारदर्शी और दावा निस्तारण समयबद्ध से रहेगा। इससे अस्पतालों को प्राधिकरण कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। हांकी ने कहा है कि अस्पताल एनएचए और एसएचए के दिशा निर्देशों के मुताबिक ही बिल प्रस्तुत करें, ताकि आपत्तियां न लगें और भुगतान में विलंब न हो। समन्वय बैठक में उन्होंने कहा है कि योजना का लाभ अंतिम लाभार्थी तक पहुंचाना और सेवा प्रदाताओं को समय पर भुगतान सुनिश्चित कराना हमारी प्राथमिकता है। निरस्तीकरण वाला एक डिफरेंट स्टोरी है जो आप कहना चाह रहे होंगे। अभी पहले तो ये कि आयुष्मान का फायदा लोगों को कितना मिला, एक डेटा आप जिसकी कह रहे हैं तो उसका डेटा मैं आपको मोटे तौर पे बता सकता हूं कि हमारे प्रदेश में जो भी राशन कार्ड धारी हैं वो आयुष्मान का योजना का लाभ ले सकता है। हमारे करीब 60 लाख कार्ड बने हुए हैं, उसमें से अभी तक लगभग 16 लाख लाभार्थियों ने उसका फायदा उठाया है।
और इतने वर्षों में लगभग 3,000 करोड़ रुपए का व्यय भी हुआ है, जो व्यवहार राज्य सरकार ने और भारत सरकार ने मिलकर उठाया है। ये एक सेपरेट इशू हो गया जो डेटा का है। दूसरा, आप ज्यादा कैंसिलेशन की बात कर रहे हैं, वो पिछले दिनों में ये संज्ञान में आया था कि खाद्य विभाग की जो राशन कार्ड की योजना है उस पे लेकर के कई लोगों के राशन कार्ड थोड़े से वैध नहीं पाए गए, जिनको लेके शक हुआ। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सारे खाद्य विभाग ने उनका वेरिफिकेशन की कार्रवाई शुरू कराई। उस वेरिफिकेशन के आधार पे कुछ आंकड़े निकल के जिलों से निकले, जिसके आधार पे खाद्य विभाग ने उनके राशन कार्ड को डीएक्टिवेट किया या कैंसिल किया। चूंकि हमारी आयुष्मान योजना की मूल आवश्यकता होती है कि आपके पास वैलिड राशन कार्ड होना चाहिए, तो जब खाद्य विभाग ने ऐसे पाया कि कुछ राशन कार्ड इनवैलिड हैं, उनको उन्हें डीएक्टिवेट कर दिया, तो बट नेचुरल है कि अब उनको आयुष्मान का भी लाभ नहीं मिल सकता। तो इस जो आंकड़े हमें खाद्य विभाग ने दिए हैं, जो डिटेल, अब उनको हम पोर्टल में जाके उनको हम आयुष्मान कार्ड उनका निरस्तीकरण की प्रक्रिया कर रहे हैं। तो वही फिगर आपको भी पिछले दिनों में मिली होगी। देहरादून जिले के डीएम सविन बंसल ने जनता दरबार के दौरान जन समस्याओं पर त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की है, जहां बेटे और पत्नी पर बंदूक तानने वाले आरोपी पिता का शस्त्र लाइसेंस मौके पर ही निलंबित कर दिया है। एसएसपी को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दे दिए हैं। तो वहीं बहू बेटे की मौत से अनाथ 2 बच्चों को 4,000 की स्पॉन्सरशिप सहायता भी दी गई है। साथ ही डीएम ने कैंसर पीड़ित महिला को राइफल क्लब के आर्थिक मदद और इलाज के निर्देश भी दिए। ऑपरेशन कालनेमी के चलते अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस के जरिए कार्रवाई करते हुए साधु संतों के वेश में घूम रहे 29 ढोंगी बाबाओं को गिरफ्तार किया गया है। इनके खिलाफ भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता के तहत वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार ढोंगी बाबाओं में 20 व्यक्ति अन्य राज्यों के रहने वाले हैं। इस दौरान पुलिस के जरिए विकास नगर क्षेत्र में कारी अब्दुल रहमान नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसके जरिए जादू टोना दैवीय प्रकोप का भय दिखाकर झाड़ फूंक और दुआ के नाम पर लोगों के साथ ठगी की जा रही थी। इसके अतिरिक्त प्रेमनगर पुलिस के जरिए थाना क्षेत्र सड़क किनारे अतिक्रमण कर बनाए गए दवाखाने पर छापेमारी की गई। खबर देहरादून से है। यहां पर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सभी सचिवों के साथ एक बैठक का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित विभागों के अलग अलग मुद्दों के संबंध में जरूरी दिशा निर्देश दिए। साथ ही मुख्य सचिव ने कहा है शहरी क्षेत्रों की ऐसी सभी बड़ी परियोजना का विवरण तैयार करें जिनका जल्द ही लोकार्पण और शिलान्यास किया जा सके। वहीं उन्होंने भारत सरकार के अलग अलग विभागीय प्रकरणों का स्टेटस तैयार करने को कहा है। तो वहीं आउटपुट इंडिकेटर की समीक्षा करते हुए निर्देश जारी किए हैं। सभी विभाग अपने विभागीय कार्यों का आउटपुट इंडिकेटर तैयार करें। खबर देहरादून से ही है। यहां पर आंदोलनकारियों की लंबित मांगों और समस्याओं के समाधान को लेकर गृह सचिव की अध्यक्षता में एक अहम बैठक आयोजित की गई। इस दौरान आंदोलनकारी परिषद के उपाध्यक्ष के आग्रह पर बैठक आयोजित की गई है। वहीं आपको बताते चलें, बैठक में मुख्य रूप से उन आंदोलनकारियों पर चर्चा की गई जो अब तक चिन्हीकरण प्रक्रिया से बाहर हैं। साथ ही उन्हें आंदोलनकारी के रूप में कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसके साथ ही पेंशन की अलग अलग श्रेणियों को एक समान करने के लिए सम्मान पेंशन में बढ़ोतरी जैसे मुद्दों पर जिला अधिकारी कार्यालयों में मंथन हुआ है। इसके अलावा आरक्षण को लेकर जिन विभागों में लापरवाही हो रही है उन्हें भी सख्त निर्देश देने की बात कही है। बहुत सारी समस्याएं हैं और बहुत सारे इश्यूज हैं जो उनको लाभ दिलाने के लिए जो है परिषद ने एक कदम उठाया और गृह सचिव की अध्यक्षता में आज बैठक हुई वहाँ पर, जिसमें जो है मेरे आग्रह पर ये बैठक हुई थी। और उसमें कुछ बिंदु थे, जैसे बहुत सारे राज्य आंदोलनकारी वो अभी भी जो है चिन्हीकरण के दायरे से बाहर हैं और उनको वो तमाम लाभ नहीं मिल पा रहे हैं जो लाभ जो अंदर राज्य आंदोलनकारियों को मिलते हैं। पेंशन का मसला है, तो उस पर विचार विमर्श हुआ, उसको जो है आगे बढ़ाने की दिशा में बात कही गई।
इसके अलावा जो 10% क्षैतिज आरक्षण है उसके तहत बहुत सारे विभाग हैं कि जो उस पर हीला हवाली कर रहे हैं। उस 10% क्षैतिज आरक्षण के तहत जो आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को जो है सरकारी पदों के सापेक्ष जो है विज्ञप्ति जारी होनी है, उस पर कहीं ना कहीं जो है एक अवरोध है, तो उस पर भी विचार विमर्श हुआ और उस पर भी जो है पत्र जारी करने का और उस पर भी जो है उसे आगे बढ़ाने का जो है विचार विमर्श किया गया। इसके अलावा जो एक समान पेंशन करने के विषय पर जो अलग अलग कैटेगरी हैं उनको एक समान पेंशन और सम्मान पेंशन की बढ़ोतरी पर, इस पर भी जो है इस बैठक में चर्चा हुई। इसके अलावा जो पेंशन प्रक्रिया है जो अभी जिला अधिकारी के कार्यालय से चल रही थी, उसको ट्रेजरी स्तर पर ले जाकर सरकार ने जो है उसको गतिमान करने का काम किया है। खबर देहरादून से है, जहां पर धामी सरकार को लेकर कांग्रेस ने सख्त रुख अपनाया है। धार्मिक और सामाजिक संगठनों के जरिए दिए गए सम्मान पर कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कटाक्ष करते हुए कहा है कि उत्तराखंड में जीरो टॉलरेंस अब मजाक बन चुका है। उन्होंने आरोप लगाया है कि हर विभाग में कमीशन खोरी हावी हो गई है। ये बात खुद बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्रियों ने भी मानी है। मुख्यमंत्री के बड़े मगरमच्छ वाले बयान पर गरिमा दसोनी ने सवाल किया है कि जब पेपर लीक, भर्ती और भूमि घोटालों में बड़े चेहरे शामिल हैं तो कार्रवाई सिर्फ छोटे कर्मचारियों पर ही क्यों हो रही है। उन्होंने सरकार पर माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया है और प्रदेश में जंगल राज जैसे हालात बताए हैं। नहीं, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये जो लोग सम्मान दे रहे हैं इनका बस नहीं चल रहा है, वरना ये तो तलवे चाटने का काम करें। क्योंकि प्रदेश के अंदर तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो जीरो टॉलरेंस है, ये जीरो टॉलरेंस अपने आप में मजाक बन चुका है। खास करके धामी राज में आज किसी विभाग में बिना कमीशन खोरी के कोई काम नहीं हो रहा है, बड़े तौर पर कमीशन खोरी हो रही है। ये मैं नहीं, ये इनके पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और त्रिवेंद्र रावत के मुखारविंद से ये बात निकली है कि कमीशन खोरी बहुत जोरों पर है। और उसके अलावा बड़े मगरमच्छ की बात करते हैं मुख्यमंत्री। आज के समाचार पत्रों में मैंने पढ़ा, उन्होंने अपने भाषणों में कहा कि केवल छोटी मछलियां नहीं, बड़े मगरमच्छ भी पकड़े। कौन सा सफेद पोश पकड़ा आपने मुख्यमंत्री जी? मैं पूछना चाहती हूं आपसे, आपके एक मंत्री के ऊपर आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा है, विजिलेंस का मामला चल रहा है, सीबीआई उद्यान घोटाला पकड़ चुकी है, करोड़ों की बंदरबाट पकड़ चुकी है, आपके वन विभाग में करोड़ों का घोटाला चल रहा है, आपके वहां भूमि घोटाला चल रहा है। क्या इन सारे मामलों में, चाहे वो पेपर लीक और भर्ती घोटाला था, कोई सफेद पोश क्यों नहीं उसके गिरेबान तक आपके हाथ जाते? ये हम जानने में ज्यादा रुचि रख रहे हैं। ये चालक को निलंबित कर देना, चालक की क्या गलती, वो तो गरीब आदमी था। तो कहीं ना कहीं आपके भी हाथ बंधे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और जिन लोगों ने आपका ये सम्मान किया है, मुझे लगता है ये एक सरकाज़म था, ये एक कटाक्ष था, ये आपको वो आईना दिखाना चाह रहे थे कि आपके वहां सब तरफ जंगल राज चल रहा है। भू माफिया से लेकर खनन माफिया, शराब माफिया, सब यहां पर प्रदेश की जनता के ऊपर हावी। खबर देहरादून से, जहां ऑपरेशन कालनेमी जोर शोर से चल रहा है, लेकिन इस पर अब सियासत भी तेज हो गई है। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला का कहना है कि अगर सरकार पाखंडी लोगों को बेनकाब कर रही है तो ये अच्छी पहल है, लेकिन बीजेपी को पहले अपनी पार्टी में बैठे उन कालनेमियों पर कार्रवाई करनी चाहिए जो महिलाओं का उत्पीड़न कर रहे हैं, युवाओं के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा है कि जब तक सत्ता पक्ष में बैठे दोषियों पर सख्त नहीं होगी तब तक ये ऑपरेशन सिर्फ एक दिखावा बनकर रहेगा। चलो, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।